यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार खाने का जो है एक सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल आयाम है, और वो यही है कि हमें एक दूसरे के फूड को, जो दूसरे लोगों का, किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरी जाति के लोगों का खाना है, उसको रिजेक्शन इत्यादि का हम ध्यान न रखें। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोगों के खाने की मान्यताएं, हम सपोजिंग जानते हैं कि ये खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, परंतु कहीं का कोई किसी समुदाय के लोग उसे खाना नहीं चाहते हैं, तो हम ये जानते हुए भी कि उनके लिए ये खाना पोषण के माध्यम से पोषण के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खाने संबंधी धारणाओं को बदलने के लिए हमें बड़ा पेशेंटली काम करना होगा और बड़ा ध्यानपूर्वक काम करना होगा, बड़े आराम से काम करना होगा। तो आगे अब हम देखें कि साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं जो खाने को आधारित इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट, हम कुछ खाना ना खाना चाहें परंतु एडवर्टीजमेंट से हम प्रभावित होकर कुछ खा लेते हैं। कई जगह पे हमारे जो दूसरों के क्या एटीट्यूड है हमारे खाने के प्रति, या दूसरों का क्या रिएक्शन है, हो सकता है हमें कोई चीज़ पसंद हो पर हम कहीं ग्रुप में बैठे हैं और कोई और दूसरे व्यक्ति उसके प्रति नकारात्मक बात कहें या कह दें या उसे इस प्रकार से पकाएं, तो हो सकता है हम यहाँ उस खाने को ना खाएं। तो हर वक्त हम खाना जो है वो ये सोच के नहीं खाते हैं कि मेरे लिए ये पौष्टिक है। ये कई मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो हमारे खाने को भी इन्फ्लुएंस कर देती हैं, जिसके कारण हम कई बार ठीक नहीं भी खाते खाना, और जो हमें पसंद होता है खाना वो भी छोड़ देते हैं। खाने के ऊपर आर्थिक आयाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं यह डिटरमिन करता है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। यहाँ पे केवल बात ध्यान में रखने की ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे खाने ही पौष्टिक खाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूरे कोर्स का आधार है कि रोज आम मिलने वाले खाने के माध्यम से हम बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन रोज के अपने आप को और बच्चों को भी खिला सकते हैं। अब ये हम देखें, अगला पॉइंट हमारा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में, जो हम पोषण और स्वास्थ्य के बीच में गहरा संबंध है। अब गुड न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक है गुड हेल्थ के लिए। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो गुड न्यूट्रिशन हमें चाहिए। और अब क्या हो सकता है, यदि आप गुड न्यूट्रिशन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पोषण उचित नहीं है, तो आपको मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो पूर्ण नहीं है, हमारे जो पोषक तत्व हैं वो पूर्ण नहीं है, और ये हमारी हेल्थ को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कोई पोषक तत्व की हीनता हो जाए, डेफिशिएंसी हो सकता है, किसी का एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैल न्यूट्रिशन जो है ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, और कुपोषण दोनों तरीके का हो सकता है, कम खाना और ज़्यादा, दोनों। अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, और अत्यधिक पोषण, दोनों ही हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशनल अनीमिया जब होता है, यह एक पोषक तत्व की कमी के कारण है। सो मैल न्यूट्रिशन का हम एक एग्जाम्पल यहां देख रहे थे, न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये जो है एनीमिया जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है। लौह तत्व की कमी से भी हो सकता है, फॉलिक अम्ल की कमी से भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है। तो कोई भी ये एक अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, और इसके कारण खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या इवन प्री स्कूल के, शाला पूर्व उम्र के बच्चों में थकावट, उल्टी आने की फीलिंग होना, सांस को ऐसे लगना जैसे सांस नहीं आ रहा है, नींद ना आ पाना, भूख ना लगना, ऐसे किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर न्यूट्रिशन, अत्यधिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल हमारा है मोटापा, आजकल जो बहुत बढ़ रहा है। और बच्चों में भी ये है, ये नहीं है कि किसी बड़े को होना है, बच्चों में भी बहुत मोटापे की प्रॉब्लम है, और इसके कारण कई प्रकार के हार्ट डिजीज और डायबिटीज, जो इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना है, और इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो जब हम ये न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में संबंध करते हैं तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में भी देखते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे निर्धारित होता है, हमने जो खाया और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी ने किस प्रकार किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निर्धारित होता है कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है ना हमारे में न्यूट्रिएंट की ना तो कमी है, ना हमारे न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं जितने हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस को जाना जा सकता है। अगले पॉइंट पे हम देखें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, ये दोनों आपस में इनका क्या रिलेशन है।
तो जब बच्चा कुपोषित होता है तो उसका इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा रहता है। इन्फेक्शन के कीटाणु सब समय हमारे आसपास हैं, सब समय हमारे एनवायरनमेंट में है, खाने पीने हवा सब जगह मौजूद है, हर एक को इन्फेक्शन होने का चांस है रहता है, परंतु उसको ज्यादा इन्फेक्शन होगा जो ऑलरेडी कुपोषित है। और जब वो कुपोषित हो के जब उसको इन्फेक्शन होगा तो वो और भी कुपोषित हो जाएगा। पहले से ही उसका स्वास्थ्य खराब है, अब बीमारी भी हो गई तो स्वास्थ्य दोबारा खराब हो गया। तो यानी ये कुचक्र है, विशियस साइकिल है। और इस इंटर रिलेशनशिप को सिनर्जिज्म भी कहते हैं, यानी एक चीज दूसरे को और बढ़ाती है। यानी मैलन्यूट्रिशन तो है ही, कुपोषण है, अब इन्फेक्शन हो गया, उससे और गिरा, अब इन्फेक्शन हो गया, खाना खाने को मन नहीं किया, इच्छा नहीं हुई, और हमारे को मैलन्यूट्रिशन हो गया। मैलन्यूट्रिशन हुआ तो अब और बीमारी जोर से पकड़ेगी। तो यानी हमारा ये एक दूसरे को बढ़ाती हैं, इसकी सिवियरिटी, एक ने दूसरे की सिवियरिटी को बढ़ाई। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, यानी ऑलरेडी उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी है, अब उसको डायरिया हो गया, तो जो उसका रहा सहा अंदर बॉडी में कुछ स्टोर था वो भी चला गया। तो अब क्या होगा, डायरिया होने के कारण वो और कुछ नहीं खा पा रहा है, अब और प्रोटीन एनर्जी कुपोषण उसके अंदर हो जाएगा और ओवरऑल उसकी हेल्थ और गिरती जाएगी। तो इस प्रकार जब मैलन्यूट्रिशन होता है तो इलनेस की सिवियरिटी भी बढ़ती है और फिर उसका ड्यूरेशन, वो ठीक भी नहीं होगा जल्दी, ज्यादा देर तक हमारे को वो ड्यूरेशन भी इलनेस की रहेगी। इस प्रकार अब देखते हैं कि मैलन्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या प्रभाव है। तो जब मैलन्यूट्रिशन होता है तो शरीर, जब कुछ इन्फेक्शन होती है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उससे लड़ने के लिए, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। साथ ही में जो हमारा स्किन है, जो हमारे पूरे अंदर शरीर को ऑर्गन्स को ढके हुए है, और विभिन्न ऑर्गन्स में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उस ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। मैल नरिश चाइल्ड में, कुपोषित बच्चे में, ये म्यूकस का जो सेक्रीशन है ये भी कम हो जाता है। म्यूकस की जो एक हेल्थ है वो खराब होने के कारण जल्दी से ही इन्फेक्शन उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर ऑर्गन में पहुंच जाती हैं और इलनेस को क्रिएट कर देती हैं। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं कि मैलन्यूट्रिशन होने के कारण क्या होता है कि डाइजेस्टिव, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो धीरे धीरे चलता है। धीरे चलने से खाना जो है वो धीरे धीरे ही हमारी आंतों में से गुजरता है। अब खाने में अगर यदि कोई वर्म, कृमि इत्यादि हैं जो खाने के साथ अंदर चले गए हैं, तो अब वो क्योंकि खाना धीरे जा रहा है तो कृमि को आंतों में घुस के बैठ जाने का ज्यादा मौका मिल जाता है और पेट में कीड़े होने का चांस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। और फिर ये दोनों जो इन्फेक्शन है और मैलन्यूट्रिशन है, इसने हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करेगा। इन्फेक्शन के कारण खाना कम खाएंगे। और एक और बात है कि हमारे देश में हम ऐसी गलत मान्यता है कि जब बच्चा बीमार है उसका खाना कम कर दो। हम ऐसा भी करते हैं कि खाना कम नहीं करना है, उस समय उचित खाना देना है। तो जब हम खाना कम कर देते हैं तो ऑलरेडी कुपोषित बच्चे का स्तर जो है और भी कम हो जाता है। इन्फेक्शन से एक तो हमने खाना कम कर दिया, दूसरा क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से ऑलरेडी खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रहा है वैसे भी। तो जो है फॉर एग्जांपल डायरिया, मीजल्स या कोई हमारे को स्वास्थ्य संबंधी कोई खांसी जुकाम है, तो हमारा हर न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन जो हम खा भी रहे हैं उसका केवल 60 या 70% ही होता है। तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं कम, अब उसमें से यूज कम हो रहा है और प्रोटीन इत्यादि जो हैं वो बॉडी से भी बाहर निकल जाते हैं। एक उदाहरण हमने टेक्स्ट में बताया है कि किस प्रकार मीजल्स जो बीमारी है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, इससे किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस गिर जाता है। तो इस बीमारी के अंदर बुखार होता है और स्किन रैश होता है। अक्सर ये 1 साल से कम बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। ये होने पे अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बच्चा खा रहा है या दूध पी रहा है उसका न्यूट्रिएंट इनटेक बहुत कम हो जाता है। और क्योंकि उसके कारण अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो अंधापन हो जाता है। एटलीस्ट मामूल और कुछ हो ना हो, बच्चा वीक और पतला सुकड़ा सा लगता है और बहुत ही उसमें बेजान सा लगता है और बच्चे की किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने की एबिलिटी रुक जाती है। साथ ही में डायरिया या सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। डायरिया से क्या इफेक्ट हो सकता है देखते हैं। इन्फेक्शन डायरिया से न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, तो डायरिया से जो आपका
अक्सर डाइट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि फीवर है और वॉमिटिंग भी है। फूड इनटेक रिड्यूस है, क्योंकि सारा खाना तुरंत ही निकले जा रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आंतों में रह नहीं रहा उतनी देर तक, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी कम हो रहा है। और जो स्टूल निकल रहा है उसमें हमारे कई मिनरल निकल जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम निकल जाते हैं बॉडी से। इसके कारण वेट लॉस हो जाता है और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। So let's come to the next unit, which is the concept of health. So over here we will understand that the word health has different interpretations, और इसके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। We will try to understand that health is a relative concept, यानी कि ऐसा नहीं है you are well or you are unwell, it is relative, सापेक्षिक है। हेल्थ के क्या, हेल्थ किन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको हेल्थ निर्धारित करते हैं, ये पढ़ेंगे हम। और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक गुड हेल्थ क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अक्सर तो हम हेल्थ को ये समझते हैं कि बीमार नहीं हैं तो वी आर हेल्दी, दैट इफ यू आर नॉट इल वी आर हेल्दी। तो ये एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है जो मेडिकल नॉलेज से उभर के आया है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर हम केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज देखें तो अगर हम देखें मैल न्यूट्रिशन उस एक तरीके से कोई कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि बच्चा हेल्दी है? एक्चुअली हम कहेंगे नहीं। एक और देखें, अगर हम ड्रग अब्यूज, कोई ड्रग्स लेता है तो उसको कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्दी है? वो भी शायद हम नहीं कहना चाहेंगे। मेंटल इलनेस अगर हम देखें तो व्यक्ति को मेंटल इलनेस है, परंतु वो बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी तो नहीं है वो। तो हेल्थ को केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज कहने काफी नहीं है। कोई व्यक्ति मन से खुश नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस दुखी रहता है, अनहैप्पी रहता है, लुक फॉरवर्ड नहीं करता है लाइफ को, तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्थी है? नहीं। परंतु अगर हम केवल हेल्थ को एब्सेंस ऑफ डिजीज के रूप में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हेल्थ थोड़ा सा लिमिटेड है कॉन्सेप्ट। तो हमें हेल्थ की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाना है, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज करके ही नहीं हम रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें कि हमें हेल्थ के अंदर एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो आसपास का भौतिक वातावरण है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारा परिवेश है, इकोलॉजी से हमारा वही मतलब है, उसको भी हमें जोड़ना है। क्योंकि हेल्थ जो है वो तब सुनिश्चित होती है जब मनुष्य अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम में लेके चलता है। जब हम अपने आसपास की एनवायरनमेंट से मैल एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हेल्थ का नुकसान होता है। मैल एडजस्टमेंट से हमारा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, हमने अब देख रहे हैं इतना जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसका काफी हद तक कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। सो जब हमने अपना इकोलॉजी यानी अपने आसपास का परिवेश के साथ जो हमारा इक्विलिब्रियम था उसको जब हमने खराब नष्ट कर दिया तो हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हेल्थ को केवल हम एब्सेंस ऑफ डिजीज देख के ही नहीं चल सकते हैं मनुष्य शरीर में। हेल्थ एक हमारी पूरी जो हमारा परिवेश है उसके साथ उसका रिलेशनशिप है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि साइकोसोशल कॉन्सेप्ट भी हेल्थ का है, जैसे मैं कह रही थी, अगर कोई व्यक्ति मन से दुखी है तो क्या हम उसे कहेंगे कि वो स्वस्थ है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हेल्थ में, और हमारे कई सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो हमें हेल्थ को एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण से देखना है। हमें यह समझना है कि हेल्थ का मतलब है व्यक्ति की वेलबींग, व्यक्ति सही है, उसका एक सही बॉडी में एक साउंड माइंड है, एक सामाजिक परिवेश ऐसा है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण और स्वस्थ है, और आसपास का भौतिक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पूरा जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थे जिसमें पूरा होलिस्टिक हेल्थ को दिया गया था और केवल एक डिजीज फ्री बॉडी की बात नहीं करी थी। हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जो डिजीज है वो केवल बॉडी को देखता है, पर हम यहाँ पे साउंड माइंड, साउंड एंड हैप्पी, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड फैमिली एंड नेबरहुड एंड अ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को देख रहे हैं। WHO ने भी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन एक्सपैंड करी है और इसको कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल डिजीज नहीं है, हम उसको हेल्थ नहीं कहेंगे, बंदे को हर तरीके से ठीक होना चाहिए।
अब इसमें कुछ एक लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है हम किसी की मेंटल और सोशल वेलबींग कैसे मेजर करें। तो मेजर तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ आयाम हमारे पास हैं और उसके बारे में आगे हमने यूनिट में बात भी करी है। और एक और बात यह है कि हेल्थ जो है यहाँ पे कहा गया है स्टेट, तो ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति एक बार हेल्दी है तो अब वो हमेशा हेल्दी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म है कि हेल्थ स्टेट नहीं है, परंतु इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। कई बार मैं हेल्दी हूं, मेरी हेल्थ बढ़ती रह सकती है, कई बार उसमें गिरावट आ सकती है, वापस फिर दोबारा से वो मैं हेल्दी हो सकती हूँ। और ये केवल डिजीज की बात नहीं मैं कह रही, मैं ये नहीं कह रही मुझे कल बुखार आया और अब मैं परसों ठीक हो गई तो मैं हेल्दी हो गई, नहीं। अगर मेरा लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल वेलबींग भी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हेल्थ इज नॉट सिंपली अ स्टेट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। हमारी वातावरण बदल रहा है, हमारे डिमांड्स ऑफ लाइफ हमारे डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से डिपेंड कर रहे हैं, डिफरेंट आउटसाइड एनवायरनमेंट से डिपेंड कर रहे हैं। तो इन सब के साथ सामंजस्य स्थापित करना इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ। कई लोग ये भी कहते हैं कि WHO का तो ये बड़ा एक आदर्श गोल हो गया है, हम सब क्या इतने हेल्दी हो सकते हैं। परंतु पॉइंट ये है कि शायद हम हर वक्त हेल्दी नहीं रह सकते, परंतु हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हेल्थ की तरफ होना चाहिए। हम सबको अपना नजरिया जो है उस तरफ करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसी ओर प्रेरित करना चाहिए कि सब साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली हेल्थ में रहें। तो इसी बात को कंक्लूड करते हुए हमने आगे यूनिट में कुछ आयाम बताए हैं कि फिजिकल हेल्थ आप कैसे पहचान पाएंगे। ये हमने उसके स्किन, स्कैल्प, आईज, वेट, मसल्स, बॉडी मूवमेंट्स, इस अगर व्यक्ति खाना अच्छी खा रहा है, सो पा रहा है ठीक तरह, ये आपका फिजिकल हेल्थ बताएगा। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ हमारा पता चलेगा कि आपके व्यक्ति जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व कर पाता है, डिसीजन ले पाता है, कॉन्फिडेंट है, अपनी गलतियां देख पाता है, अपने सेल्फ एस्टीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, अपने आप को हमेशा नकारता नहीं है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है विदाउट गेटिंग अपसेट। ये सब मेंटल डायमेंशन दिखाता है। अपनी इमोशंस पे उसके कंट्रोल है इत्यादि। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों रिलेटेड हैं। कई बार जब हमारा फिजिकल स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और हमारा मानसिक रूप से कई बार हम दुखी हैं तो हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है।